ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल द नूर ऑफ लॉ। आपको पता होगा कि वी आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन वन साइड, बट साइमल्टेनियसली हमने आज डिसाइड किया है कि हम लोग द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने किया है और मैंने आपको प्रायर इन्फॉर्म भी कर दिया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि अदरवाइज इट वुड गेट वेरी मोनोटोनस, है ना। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 लगातार करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ ह्यूज लेजिस्लेशन एंड उसको ख़त्म होने में इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो इसीलिए आई डोंट वांट कि आप लोग स्टक हो जाओ उस पर और आपके जो बाकी के छोटे छोटे एक्ट्स हैं वो आपके रह जाएं उस चक्कर में, है ना। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, that is why we are taking up the Delhi Special Police Establishment Act 1946 for today. और कई लोग मुझसे ना पूछते हैं पीडीएफ के लिए, तो प्लीज आप पहले ना कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लिया करो। जो भी पीपीटी मुझे लगता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी पीडीएफ की, आई अटैच इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो आप वहां से ले लेना इसकी पीपीटी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्ट हमें पता है कि हम लोग पहले बैकग्राउंड देखते हैं इस एक्ट का कि क्या इसका बैकग्राउंड है। तो पहले क्या था, ओरिजिनली 1943 में जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था ना, तो एक पुलिस स्टाफ की जरूरत पड़ी, दैट वाज नीडेड टू इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी एंड करप्शन केसेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बहुत सारे फंड्स जा रहे थे, है ना, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, की बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत थी, तो उस सब में हमारे फंड्स जो है वो लग रहे थे। ठीक है, अब उस चीज का फायदा उठा रहे थे कुछ लोग, उनके लिए बहुत आसान हो गया एम्बेजल करना फंड्स को, है ना। दे वर एंगेजिंग इन ब्राइबरी, करप्शन में वो लोग, है ना, एंगेज कर रहे थे। सो इट वाज वेरी नेसेसरी टू स्टॉप देम। ठीक है, और प्रॉपर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके, इट हैड बिकम वेरी नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए एक स्टाफ को सेटअप किया गया था अंडर अ लॉ कॉल्ड स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943। ये स्पेसिफिकली उसी टाइम फ्रेम के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से एक टेम्पररी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इस बॉडी का। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी इस ओरिजिनल सेटअप के साथ, कि द ओरिजिनल सेटअप वाज ओनली अ टेम्पररी ऑर्डिनेंस, इट वाज सेट टू एक्सपायर। किस तारीख को? 30th सितंबर 1946 को इट वाज मेंट टू एक्सपायर। तो सॉल्यूशन नीडेड था, अभी अर्जेंटली प्रॉपर परमानेंट लॉ नहीं लाया जा सकता था, दैट इज व्हाई अब नीड थी एक परमानेंट स्टाफ लेके आने की। उनको फील हो चुकी थी ये चीज कि एक परमानेंट स्टाफ रिक्वायर्ड है, बट फिर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट क्या किया, दोबारा से एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए टू स्टॉप द वर्क फ्रॉम स्टॉपिंग सडनली, है ना। एकदम से अगर 30th सितंबर 1946 को ये रुक गया, ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह, है ना, और ये अगर बॉडी एक्सपायर हो गई, तो फिर क्या होगा, मतलब ये जो अगर ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो गया एंड बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है उस टाइम पे अगर, then it will cause a lot of problem. That is why the government first created a new temporary law, an ordinance called the Delhi Special Police Establishment Ordinance 1946. तो पहले ही एक ordinance के फॉर्म में आया in the year 1946. This kept the staff running until March 25, 1947. तो तब तक तो staff रन कर रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन फिर एक परमानेंट तो लॉ लेके आना ही था, क्योंकि नीड लग रही थी कि एक परमानेंट बॉडी ऐसी चाहिए, क्योंकि these type of offenses they need to be given a special importance, है ना। इनको बहुत ध्यान हमें देना पड़ेगा इन सब चीजों पे टू वर्क स्मूथली, है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट देन पास्ड अ परमानेंट लॉ, अ बिल विच बिकेम एन एक्ट टू मेक द पुलिस स्टाफ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पुलिस स्टाफ है ना, इसको एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्होंने रूप दिया वो यहाँ पे दिया। ठीक है, द डेट व्हेन इट वाज पास्ड वाज अप्रूव्ड ऑन 19 सितंबर 1946। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, इट वाज अप्रूव्ड ऑन दिस डेट एंड द डेट ऑफ एनफोर्समेंट वाज 19 नवंबर 1946। तो 19th ऑफ नवंबर 1946 को दिस एक्ट फाइनली केम इनटू बीइंग। ठीक है, ऑफिशियली इट वाज इन्फोर्स्ड। ठीक है, लेट मी चेक द डेट वंस अगेन। As far as I know, it was approved on the same day as the date of enforcement. I guess there is a misprint. तो एक बार आप लोग भी मुझे चेक करके प्लीज बता देना, आई विल ऑल्सो कंफर्म दिस थिंग। ठीक है, अभी के लिए आई फील 19 नवंबर 1946 को ही इसका
असेंट मिला था इसको, एंड ऑन द सेम डेट इट वाज इन्फोर्स्ड. ठीक है, वंस यू आल्सो प्लीज चेक अपॉन दिस एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अदरवाइज आई विल आल्सो क्लैरिफाई दिस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. फिर उसके बाद इसका करंट नेम क्या है, द टेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. सो दिस इज द नेम ऑफ द स्टैट्यूट. ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. मेन गोल ऑफ द एक्ट. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द एक्ट? इसके दो मेन पर्पसेस थे इसको लेके आने के. पहला था उस स्टाफ को जो पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उसको रिटेन करके रखना. ठीक है, कि वो खत्म ना हो जाए वो बॉडी. सो टू कीप द स्पेशल पुलिस स्टाफ क्रिएटेड इन 1943 ऑन अ परमानेंट बेसिस इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट लैप्स. ठीक है, और उसकी पावर्स को डिफाइन करना. क्या उसका एरेना रहेगा जिसमें वो पावर्स एक्सरसाइज करेगा, कौन सी पावर्स वो एक्सरसाइज करेगा, तो उन सबको एक डेफिनेशन दे देना उनके पावर्स को. So to give this special police establishment the legal power to investigate and prosecute cases of bribery and corruption, other offences related to सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये पर्टिकुलर ये वाले ऑफेंसेस ही वो डील करेंगे. ठीक है, तो ब्राइबरी एंड करप्शन से रिलेटेड प्लस ऐसे ऑफेंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, नाउ अगेन वी आर स्टडिंग द एरिया ऑफ ऑपरेशन. द पुलिस स्टाफ्स इन्वेस्टिगेशंस वर मेनली फोकस्ड ऑन मैटर्स कंसर्निंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, the act allowed this force to investigate cases in all provinces, now states of India, but only with the consent of the respective provincial government. ठीक है, in simple terms, Delhi Special Police Establishment Act was passed to make a temporary anti-corruption police force into a permanent legal organization with powers to investigate corruption across the country. ठीक है, तो उसका बेसिक एम यही था कि जो एक टेम्पररी काइंड ऑफ फोर्स थी उसको एक परमानेंट नेचर की फोर्स बना के देना. ठीक है, और उसका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह एक परमानेंट बेसिस पे करना. दिस वाज द मेन गोल ऑफ दिस एक्ट, टू डिफाइन इट्स पावर्स, टू रिटेन दैट स्टाफ ऑन अ परमानेंट बेसिस. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट पे. हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट जो उसको अप्रूवल मिला इज 19th of November. ठीक है, 1946 itself. ओके, मूविंग ऑन. फिर अब हम देखेंगे इसके बेसिक जो चीजें हम सबसे पहले एक्ट को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं. एक्ट नंबर 25 of 1946. ठीक है, सो दिस इज द एक्ट नंबर 25 of 1946. ठीक है, इसकी जो अप्रूवल मिला डेट की है, आप प्लीज ये सारी चीजें ध्यान में रखते जाना. अब हम पढ़ेंगे इसका प्रियम्बल. एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल पुलिस फोर्स. हमने ऑलरेडी देख लिया. बेसिक एम है टू कॉन्स्टिट्यूट दिस स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इन द यूटीज. फॉर, ये ध्यान रखते जाना, फॉर द यूटीज. ठीक है, फॉर सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड फोर्स and for the extension to other areas of the powers and jurisdiction of members of the said force in regard to the investigation of the said offenses. ठीक है, तो इन सारे पर्टिकुलर ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसी स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना. ठीक है, फॉर सर्टेन ऑफेंसेस इन द यूटीज. ठीक है, तो उनके सुपरिंटेंडेंस के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिस पुलिस स्टाफ वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, whereas it is necessary to constitute a special police force in Delhi for the investigation of certain offences in the UTs and to make provision for the superintendence and administration of the said force and for the extension to other areas of the powers and jurisdiction of the said force in regard to the investigation of the said offences. ठीक है, इतना आई गेस आपको अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट में हमने ऑलरेडी सब ये देख लिया है बहुत अच्छे से. ठीक है, अब हम आते हैं एक्ट पे. Short title and extent. This act may be called the Delhi Special Police Establishment Act 1946, extends to the whole of India. That is also clear. अब आते हैं 1A पे. ये बताता है इंटरप्रिटेशन सेक्शन, ये बात करता है. अब ये क्या बोलता है, ये चीज बोलता है कोई भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस अगर इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है तो उनका इंटरप्रिटेशन हम किस एक्ट से लेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003. अब इसका रीजन मुझे दोबारा बताने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी आई लेट यू नो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सीबीसी एक्ट की वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था कि सीबीआई जो है दैट फंक्शंस अंडर द सीबीसी एक्ट, है ना. जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द एपेक्स इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि एक सुपरिंटेंडिंग रोल परफॉर्म करती है
ऑन द सीबीआई, ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ड के इंटरप्रिटेशन में, तो कौन सा एक्ट गाइड करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003. So it shall have the meanings respectively as assigned to them in that particular act. Okay? Moving on to the next slide. अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अब इस तरीके से देखो कि फर्स्ट सेक्शन में हमने बेसिक देखा, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड सो एंड सो, ठीक है। फिर उसके बाद 1A में हमने इंटरप्रिटेशन देखा कि किस एक्ट से इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा। अब 2 में क्या आएगा? सबसे पहले एक्ट में क्या आता है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पावर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के, है ना, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। बेसिक यही दो चीजें होती हैं, तो यही दो चीजें यहाँ पे दी हैं सेक्शन 2 में ही, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट 1861, हमें इसको नहीं देखना है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। टू बी कॉल्ड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ ऑफेंसेस। कौन से ऑफेंसेस? ऐसे ऑफेंसेस जो कहाँ नोटिफाइड है? अंडर सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 के अंडर नोटिफाइड ऑफेंसेस हैं, उन्हीं ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के साथ डील करेगा ये स्पेशल पुलिस फोर्स। तो पिक्चर और क्लियर हो गई, ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर सारे वो ऑफेंसेस मेंशन कर दिए जाएंगे, उन्हीं ऑफेंसेस को लेकर के दिस स्पेशल पुलिस फोर्स विल इन्वेस्टिगेट, ठीक है, नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3. Subject to any orders which the central government may make in this behalf, members of the said police establishment shall have throughout any union territory in relation to the investigation of such offences and arrest of persons concerned in such offences. मतलब ये तो वो करेंगे ही, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, अरेस्ट भी कर सकेंगे पर्सन्स को विद इन सच यूनियन टेरिटरी। उनके पास सारे वो पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड लाइबिलिटीज होंगे जो कि पुलिस ऑफिसर्स के पास होते हैं उस टेरिटरी के, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जितनी भी पावर्स नॉर्मली पुलिस ऑफिसर्स एक्सरसाइज करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वट एवर पावर्स दे एक्सरसाइज, वट एवर ड्यूटीज दे हैव, वट एवर प्रिविलेजेस दे गेट, ठीक है, जो भी उनकी लाइबिलिटीज हैं वो सारी सेम रहेंगी इनकी भी, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ द सेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और अबव द, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ द सेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और अबव द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक के पर्सन को मे सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर्स व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ, एक्सरसाइज इन एनी यूनियन टेरिटरी एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो नॉर्मली ये पुलिस फोर्स है, ये किसकी पावर्स एक्सरसाइज करेगी? जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी, है ना। लेकिन अगर ये ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर के ऑफिसर हैं, ठीक है, अगर इससे अबव की रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है, या तो सब इंस्पेक्टर है या इसके अबव की रैंक के ऑफिसर हैं, देन ही विल बी एक्सरसाइजिंग द फंक्शंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो भी ऑफेंसेस ये इन्वेस्टिगेट करेगा बाय स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, कौन कौन से ऑफेंस वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है वो इसी सेक्शन में बताए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द ऑफेंसेस और द क्लास ऑफ ऑफेंसेस व्हिच आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन नंबर 4, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। देखो अभी तक हमने क्या देखा? सेक्शन 1 में बेसिक हमने देखा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड सो एंड सो। सेक्शन 1A हमने इंटरप्रिटेशन देखा कि सीवीसी एक्ट से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। सेक्शन 2 में हमने क्या देखा? उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स, है ना, बेसिक हमने देखा उसमें, ठीक है। सेक्शन 3 में हमने देखा कौन से ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सारे नोटिफाई किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, साथ साथ में याद करते जाओ क्योंकि ये छोटा एक्ट है, इस पे आप अलग से ज्यादा मेहनत करो इतनी जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको कंप्लीट कर दो इस एक्ट को, ठीक है। बाद में रिविजन कर लेना, पर दोबारा से पढ़ने बैठने का इस एक्ट में कोई मतलब नहीं है क्योंकि दिस कैन इजीली बी हैंडल्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अब
सुपरिंटेंडेंस रहेगा इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का इन सो फार एज इट रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर, किसका रहेगा इन सारे केसेस में सुपरिंटेंडेंस? सीवीसी का। जब बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, मतलब ऐसे केसेस जो कि करप्शन या फिर ब्राइबरी से रिलेटेड हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है स्पेशल पुलिस फोर्स, है ना, ये कर रहा है इनकी इन्वेस्टिगेशन, बट सुपरिंटेंडिंग बॉडी कौन थी? ये हमने ऑलरेडी देखा था, दैट वाज सीवीसी। ठीक है, तो ये आपको नहीं भूलना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द एपेक्स बॉडी इन दिस केस फॉर सुपरिंटेंडेंस। ठीक है, लेकिन अगर और कोई मैटर्स हैं, अदर मैटर्स में कौन है वो सुपरिंटेंडिंग बॉडी? Save as otherwise provided in subsection 1, superintendence of the said police establishment in all other matters किस में वेस्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकता है। ठीक है, कि अदर मैटर्स में सुपरिंटेंडेंस किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट स्पेसिफिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मैटर्स में किसकी सुपरिंटेंडेंस होगी? इस पर्टिकुलर कमीशन की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट शैल वेस्ट। अब सारे एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है? जो बेसिक मैनेजमेंट, डे बाय डे जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, वो कौन करेगा इस एक्ट में? वो करेंगे डायरेक्टर। ये हैं हमारे डायरेक्टर, ये करेंगे सारा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट डे टू डे विल बी डन बाय डायरेक्टर। ठीक है, so the administration of the said police establishment shall vest in an officer appointed in this behalf by the central government. इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। herein after referred to as director, who shall exercise in respect of that police establishment such of the powers, और वो किसकी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे? जो कि नॉर्मली किसकी होती हैं? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये वैसे किसका रोल प्ले कर रहे हैं? जितनी पावर मतलब नॉर्मली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती हैं, वो सेम पावर्स विल बी एक्सरसाइज्ड बाय होम? डायरेक्टर इन दिस केस। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पुलिस फोर्स। ये जो हमने पुलिस फोर्स स्पेशली डिजाइन की है फॉर करप्शन केसेस, तो उस वाली पुलिस फोर्स में जो डायरेक्टर होंगे वो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो नॉर्मली एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उसकी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इन अ स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो हमने सेक्शन 4 में क्या देखा? सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 4A पे। अब ना इस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये 2014 अमेंडमेंट एक्ट से चेंज किया गया है। मैंने चेंज्ड वाला यहां मेंशन किया है, पहले क्या था मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो पहले इसमें थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, फर्स्ट, फिर थे विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है, फिर होते थे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। एंड फोर्थ नंबर पे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये 4 लोग होते थे पहले, जो कि किसकी नियुक्ति करते थे? डायरेक्टर की। ये 4 होते थे कमेटी के मेंबर्स। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया टू दिस। अब ये क्यों किया गया ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अभी के लिए प्लीज बहुत फोकस होकर के ये देख लो कि अब कौन कौन है इस कमेटी का मेंबर। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अब रहेंगे चेयरपर्सन। ठीक है, फिर आ गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, रिकॉग्नाइज्ड मेंबर। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होंगे वो होंगे। ठीक है, एज सच इन द हाउस ऑफ पीपल, और वेयर जहां पे कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है
तो जो सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी वहां पे है उसके लीडर, ठीक है। थर्ड कौन रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो ये एक क्या किसका रोल लेंगे, मेंबर, यहाँ पे ये मेंबर रहेंगे, मेंबर का रोल प्ले करेंगे ये यहाँ पे। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्रेटरीज थे ना, है ना, ये एग्जीक्यूटिव विंग से अटैच्ड थे। तो इससे क्या हो रहा था ना, बहुत एग्जीक्यूटिव टच आ जा रहा था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी है ना फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, उसका अपने आप में डायरेक्टर को इंडिपेंडेंस देना, गवर्नमेंट से थोड़ा सा हटके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने प्राइम मिनिस्टर भी रख दिए, प्लस अगर आप अब यहाँ पे भी सेक्रेटरीज वगैरह रख दोगे, है ना, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ जुडिशियल टच, ठीक है, जुडिशियल टच देना बहुत जरूरी था टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस। इसीलिए क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट है ना सेक्रेटरीज की, ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो ताकि ये जो एग्जीक्यूटिव इफेक्ट है इसको रिमूव किया जा सके, मैंने आपको अभी ही बता दिया ये चीज ताकि आपको अभी ही समझ में आ जाए। मैंने नेक्स्ट स्लाइड भी इसके लिए रखी है दैट आई विल रीड आउट, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो प्लीज कि ये एग्जीक्यूटिव टच को हटाने के लिए और जुडिशियल टच को ऐड करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको चेंज कर दिया गया था। अब कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, leader of opposition and one member that is the chief justice of India or the judge of Supreme Court nominated by the chief justice, ठीक है। No appointment of director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the committee, just because एक आधा member इस committee में से absent है, तो आप पूरा जो प्रोसेस उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर अगर उन्होंने कर दिया है दैट विल नॉट बी इनवैलिड ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्लॉज 3 पे, कमिटी शैल रेकमेंड अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स। अब ये जो कमिटी है ये डायरेक्टर को तो अपॉइंट करेगी ही करेगी, प्लस ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करेगी और उनका रेकमेंडेशन देगी, मतलब उनका, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, इंटेग्रिटी, एक्सपीरियंस। ये तीनों वर्ड्स भी प्लीज ध्यान में रखना, सीनियोरिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस, ठीक है। एंड बी चोजन एंड लिखा है, प्लीज पे अटेंशन टू दीज कीवर्ड्स, ठीक है। एंड चोजन फ्रॉम अमंगस्ट ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल पर्सन को डायरेक्टर बना देंगे, ये एक जो ये कमेटी है ये साथ में रिकमेंडेशन देगी काफी सारे पैनल ऑफ ऑफिसर्स को लेकर के, फिर लास्ट में ये लोग डिसीजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो दे शैल रेकमेंड अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, इंटेग्रिटी, एक्सपीरियंस प्लस बिलोंगिंग टू इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, फ्रॉम अमंगस्ट द ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो ये एक तरह से क्राइटेरिया भी आ गया ना कहीं, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसको देख करके रेकमेंडेशन लाई जाएगी फॉर द पैनल ऑफ ऑफिसर्स एंड उनमें से एक जो है वो डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। अब रीजन क्या था ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आई विल जस्ट रीड इट आउट वंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस अमेंडमेंट को लाने का, ये जो 2014 का अमेंडमेंट है ये क्यों लाया गया, बाय द एक्ट नंबर 1 ऑफ 2014, एक्ट नंबर 1 है इस अमेंडमेंट का, ठीक है। ये क्यों लाया गया, टू एड्रेस द केज्ड पैरेट क्रिटिसिज्म। क्या बोला जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत रिपीटेडली ये एक्सप्रेस किया गया कंसर्न कि जो सीबीआई है इट वाज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय द रूलिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल राइवल्स, इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव टच जो है ना वो हटाना वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो और उसको जुडिशियल टच देना वाज फेल्ट नेसेसरी, ठीक है। Separation of powers. By removing the CVC and secretaries and adding the CJI, the selection process was made to include the executive PM. तो एक तरीके से included है ही अभी भी, legislature भी include हो गया,
ओपोजिशन लीडर आ गए, है ना। फिर एक तरीके से फिर सिर्फ एक जुडिशरी विंग को क्यों छोड़ना, तो वो जुडिशरी टच लेके आने के लिए, ठीक है, सीजेआई जैसे अब बना दिए गए हैं, है ना, मेंबर। So this tripartite check and balance ensures the director is not appointed based solely on the will of the ruling party. ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी थे, सेक्रेटरीज भी थे, विजिलेंस कमिश्नर्स भी थे, तो बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो इसीलिए एक बैलेंस लेके आने के लिए, ठीक है, एक पीएम हो गई एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ओपोजिशन लीडर लेजिस्लेचर आ गया, ठीक है, जुडिशरी से सीजीआई हो गई, तो एक ट्राइपेटाइट चेक एंड बैलेंस आ गया, ठीक है। इस क्योंकि डायरेक्टर इज द मेन अथॉरिटी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। ये जो स्पेशल पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हमने करी है इस एक्ट में, मतलब हुई है, उसके जो मेन मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं ऑफिसर, दैट इज द डायरेक्टर, ठीक है। इसीलिए नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शन, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द आलोक कुमार वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2019 further reinforced this independence by ruling that even the director's powers cannot be arbitrarily divested. ऐसा नहीं आप ऐसी arbitrarily किसी को भी डायरेक्टर बना दोगे। Without the consent of high powered selection committee you cannot make anybody a director, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उन्होंने, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका अपॉइंटमेंट अच्छे से किया जाए, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ किया जाए। So in short, the changes to Section 4A were legislative actions taken to align the DSPE Act with the Supreme Court's mandate for an independent, unbiased and effective anti-corruption investigating agency. ठीक है। Now coming on to section number 4B. अब हमने देख लिया उनका कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी। अब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख लेते हैं सर्विस के। डायरेक्टर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन द रूल्स रिलेटिंग टू हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस, मिनिमम मतलब नॉट लेस देन 2 years तो ये रहेंगे ही रहेंगे, ये इनका फिक्स्ड टेन्योर कर दिया गया, ताकि इस चीज को इनके अगेंस्ट ना यूज किया जा सके और इसके पहले इनको ना हटाया जा सके। एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इनको मिनिमम 2 years तो इनका टेन्योर रहेगा ही रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच डायरेक्टर होल्ड्स द ऑफिस ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट मे इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट में इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ऑन हुज रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 4A, वही कमिटी, ठीक है। And for reasons to be recorded in writing be extended up to 1 year at a time. लेकिन इन टोटल 5 साल से ज्यादा इनका टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता, मैक्सिमम लिमिट। ये बताता है हमें नेक्स्ट प्रोवाइजो, provided further that no such extension shall be granted after the completion of a period of 5 years in total, including the period mentioned in the initial appointment. तो ये सारे पीरियड्स को मिला करके 5 साल से ज्यादा लिमिट नहीं बढ़ाई जा सकती उनके टेन्योर की, ठीक है। डायरेक्टर शेल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमिटी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4A। इनका ट्रांसफर भी तभी हो सकता है व्हेन दिस कमिटी कंसेंट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 4BA। अब देखो, अब प्लीज डायरेक्टर को डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से कंफ्यूज मत करना। डायरेक्टर जो यहाँ पे हैं, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वो थे मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट देख रहे थे, एंड वो है सुपीरियर अथॉरिटीज एक्ट में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं, ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है जो कि केस को हैंडल करेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस को कोर्ट के आगे पेश करेंगे उसको केस को, ठीक है। सो देयर शैल बी अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय अ डायरेक्टर, तो इनके ऊपर कौन है, डायरेक्टर, फिर नीचे हैं डीओपी, ठीक है। Who shall be an officer not below the rank of joint secretary to the government of India. अब इनका क्या रैंक रहेगा, जॉइंट सेक्रेटरी,
टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट। तो प्रोसिक्यूशन ये कंडक्ट करेंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी को डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जा रहा है? क्योंकि प्लीज आप ये चीज समझो कि ये जो केसेस ये लोग डील कर रहे हैं, ये स्पेशल पुलिस फोर्स के अंदर ये जो केसेस हैं करप्शन वगैरह के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव मैटर्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज, हायर रैंक के अथॉरिटीज को ये सारे मैटर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई। अब क्लॉज 3 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी। ये प्लीज चीजें याद रखते जाना, ध्यान देते जाना, नोट डाउन करते जाना। अपने बेयर एक्ट में ही इधर उधर मत लिखना प्लीज। बेयर एक्ट पे ही साइड में लिख लो, क्योंकि फिर आपकी वो कॉपी आपको बाद में मिले ना मिले, आप ध्यान दो उस चीज पे नहीं दो, बहुत बार चीजें वो रह ही जाती हैं फिर, ठीक है। तो बेयर एक्ट आपका आपका हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। आदत बनाओ कि बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ रखा करो, और जब पढ़ रहे हो तो प्लीज बेयर एक्ट अपना खोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये स्क्रीन से देख करके अगर आपको लग रहा है कि सब हो गया है, दैट इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, एंड योर एफर्ट एज वेल। जब तक आप चीजें नोट नहीं कर रहे हो, जब तक आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो बेयर एक्ट के अंदर, तो आपको रिटेन नहीं रहेंगी चीजें। एक होती है स्पीकिंग एबिलिटी, एक होती है रीडिंग एबिलिटी, एक होती है राइटिंग एबिलिटी। जब ये तीनों चीजें साथ में होती है ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तब होता है रिटेनमेंट, ठीक है। तो प्लीज अगर आप कोई भी स्टेप इनमें से मिस कर रहे हो ना, तो आप समझ लेना आप बहुत कम ग्रास्प कर पा रहे हो, जितना आप कर सकते हो उससे, ठीक है। सो मेक अ हैबिट कि अगर मैं आपको बार बार बोल रही हूं और मैं खुद भी अंडरलाइन कर रही हूं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। डोंट इग्नोर दैट फैक्टर कि आप आराम से लेट रहे हो और आप वीडियो देख रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस एक्ट, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। प्लीज वो मत करना। एक बेयर एक्ट बस ओपन करना है, साथ में आपको अंडरलाइन करना है, जो जो मैं लिख रही हूं आप साइड में लिख लो, है ना। बस नॉर्मली किसी कलर्ड पेन से लिख लो, जो आपको ध्यान रह जाए उस चीज का कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो अदरवाइज, ठीक है, बेस्ट रहेगा वो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल, notwithstanding anything to the contrary contained in the rules relating to the conditions of service, continue to hold office for a period not less than 2 years। तो इनका भी जो टेन्योर है दैट इज फिक्स्ड, मिनिमम ये 2 years का टेन्योर इनका रखा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 4C, appointment for the posts of superintendent of police and above, extension and curtailment of their tenure। The central government shall appoint officers to the post of level of superintendents of police and above, एक्सेप्ट डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर का तो हमने सेक्शन 4A में अलग से कमेटी देखी, वही रिकमेंडेशन देगी और वही अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को, लेकिन अदरवाइज और ऑफिसर्स जो हैं, अगर हमें लेवल ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर अबव के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो रेकमेंड द एक्सटेंशन और curtailment ऑफ द टेन्योर ऑफ सच ऑफिसर्स इन द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, तो उसके लिए तो एक सेपरेट कमिटी थी, है ना। अब जो उस 4A के अंदर, सेक्शन 4A के अंदर जिस कमेटी को हमने स्टडी किया था ना कि पहले हुआ करती थी वो कमेटी, वो अब है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वैसा ही है इसका, एक बार देख लेते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन ऑफिसर्स को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से अबव की रैंक के ऑफिसर्स को या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक के ऑफिसर्स को कौन सी कमेटी अपॉइंट करेगी? ये सारे ऑफिसर्स को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर विल बी द चेयरपर्सन। विजिलेंस कमिश्नर्स जो है इसके मेंबर्स रहेंगे। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंबर रहेंगे, जो कि इंचार्ज है ऑफ द होम अफेयर्स, ठीक है, होम अफेयर्स डिपार्टमेंट। एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, ये भी एक मेंबर रहेंगे, ठीक है।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्शन 4C की कमेटी का, जो कि अपॉइंट करेंगी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या इससे अबव रैंक के ऑफिसर्स। ओके, provided that the committee shall consult the director before submitting। ठीक है, इन सारे, मैं एक बार पूरा सेक्शन ये वाला पढ़ देती हूँ, शायद थोड़ा सा स्किप हो गया है। प्रोवाइडेड दैट कमिटी शैल कंसल्ट द डायरेक्टर बिफोर सबमिटिंग इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो कमेटी है इसको कंसल्ट करना है डायरेक्टर को, तो ये मत भूल जाना। सेक्शन 4C में जो कमेटी बनी है उसको कंसल्टेशन किसका लेना पड़ेगा? डायरेक्टर का। ठीक है, बिफोर सबमिटिंग द फाइनल डिसीजन। ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन द सेंट्रल, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि वो आगे उनकी बात को मानते हैं या नहीं। अल्टीमेट अथॉरिटी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट, कि उस रिकमेंडेशन को इफेक्ट देना है या नहीं देना है। ठीक है, फिर अब मैंने इस स्लाइड में क्या इंक्लूड किया है कि सेक्शन 4A में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी को चेंज करके अलग कमेटी आई 2014 के अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन 4C के अंदर सीनियर ऑफिसर्स के लिए अलग कमेटी है। तो ऐसा क्यों है? इसको एक सेपरेट, ध्यान से आप इसको अगर देखोगे ना, सो इट इज सेपरेटिंग स्ट्रेटेजिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स। ये जो सीनियर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है ना, इट इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। ये ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाएंगे, तो इनका उस नेचर से आप देखो इनको। ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्टर है ना, इस केस में हमें चाहिए प्रॉपर इंडिपेंडेंस। ठीक है, दैट इज वाई इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग है, और इनके नियुक्ति के लिए जो कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, द अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स मैक्सिमम इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल कंसेंसस, हेंस द इंक्लूजन ऑफ पीएम, ओपोजिशन लीडर एंड सीजेआई। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट। ठीक है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ एन अपॉइंटमेंट। बट सीनियर ऑफिसर्स के केस में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उनके अबव रैंक के ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए अंडर सेक्शन 4C, अपॉइंटमेंट इज प्राइमरीली एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल मैटर focused on ensuring the right personnel with appropriate vigilance clearance and expertise are selected. So this power logically remains with the CVC and the relevant secretaries, होम डिपार्टमेंट और पर्सोनल के डिपार्टमेंट के, who are responsible for vigilance and personnel matters across the central government. ठीक है, जब आप किसी चीज को सिर्फ क्रैम करने के नजर से याद करते हो ना, तो आप वो चीज भूल सकते हो। बट अगर आपको उस चीज के पीछे का एसेंस समझ में आ गया कि ऐसा क्यों किया गया, इस कमेटी को ऐसे क्यों रखा गया, और वो वाली कमेटी को सेक्शन 4A के अंदर जो कमेटी बन रही थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों चेंज किया गया। ठीक है, व्हाट नीड वाज फेल्ट, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। हाउ विल यू फॉरगेट दिस नाउ? यू कैन नॉट। अगर आप सीरियसली ध्यान दे रहे हो, यू विल नॉट। ठीक है, coming to section number 5, extension of powers and jurisdiction of special police establishment to other areas। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ यूटीज के लिए एक्सटेंड होता है ये, है ना, लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर एक्सटेंड टू एनी एरिया इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज in a state not being a union territory, the powers and jurisdiction of members of the Delhi Special Police Establishment for the investigation of any offences or class of offences under section 3। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, बाकी के एरियाज में, रेलवे एरियाज में, ठीक है, वो ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स हैं, जो इनकी जुरिस्डिक्शन है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज। ठीक है, when by an order under subsection 1, अगर ये power and jurisdiction members की अगर extend की जाती है to any such area, a member thereof may subject to any orders which the central government may make in this behalf, discharge the functions of a police officer in that area।
ठीक है। तो फिर उसके जो मेंबर हैं, दिल्ली स्पेशल, ये जो स्पेशल पुलिस फोर्स के जो मेंबर हैं, वो किसकी पावर को एक्सरसाइज करेंगे? एक पुलिस ऑफिसर की पावर को, ठीक है। एंड शैल वाइल सो डिस्चार्जिंग सच फंक्शंस बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स of that area and be vested with the powers, functions and privileges and be subject to the liabilities of a police officer belonging to that police force, ठीक है। तो कोई भी अगर फिर इस फोर्स के मेंबर होंगे तो वो पुलिस ऑफिसर की सारी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बेसिक है ना। लेकिन वेयर एनी सच ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड इन रिलेशन टू एनी एरिया देन विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, अगर कोई मेंबर है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के, सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स हैं, तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बस एक रेपिटेटिव नेचर का है क्योंकि अब हम अदर एरियाज की बात कर रहे हैं कि जैसे उस एरिया में होता था वही सेम चीज फॉलो की जाएगी कि अगर वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर के ऑफिसर हैं, या तो सब इंस्पेक्टर है या उसकी रैंक के ऊपर के ऑफिसर हैं, ठीक है, तो वो किस हिसाब से पावर्स एक्सरसाइज करेंगे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो एक्सरसाइज करता है पावर्स, उसी लेवल की पावर्स। When so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of the police station, discharging the functions of such an officer within the limits of his station. ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 6, कंसेंट ऑफ। अब जो ये कर रहे हैं ना, हम एक्सटेंड किया हमने सेक्शन 5 के अंदर जुरिस्डिक्शन, है ना। क्या ये बिना उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से हो जाएगा? नो, ठीक है। कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज of powers and jurisdiction, notwithstanding anything contained in section 5, shall be deemed to enable any member of Delhi special police establishment to exercise powers and jurisdiction in any area in a state not being a UT or railway area without the consent of the government of that state. अगर आप किसी स्टेट में ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फोर्स जो है इसकी पावर को एक्सटेंड कर रहे हो, तो उस स्टेट का परमिशन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन नॉट बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 6A, देखो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, इट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पहले वाली वीडियो में भी ना ये चीज रह गई थी मेरे से बतानी, क्यों कंफ्यूजन आया ये मुझे भी, क्योंकि क्या है ना कि इस सेक्शन को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर भी हटाया नहीं गया है एक्ट में से, इसको स्टिल रखा गया है एक्ट में से, इवन दो इट इज नो मोर देयर, ठीक है। क्यों रखा गया है? सो दैट हम इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A, मार्क माय वर्ड्स, सेक्शन 17A के साथ कंट्रास्ट में पढ़ सके, ठीक है। तो पहले हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि क्यों इसको हटा दिया गया अब, ठीक है। द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट shall not conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act except with the previous approval of central government. यहाँ पे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ता था किन स्पेसिफिक केसेस के लिए, जहां पे इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के एम्प्लॉइज के खिलाफ हो रही थी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उसके अबव रैंक के ऑफिसर्स थे। तो एक क्लास उन्होंने अलग से बना दी, क्लासिफिकेशन कर दिया, है ना। उन्होंने क्या बोल दिया इस सेक्शन के अंदर कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी या अबव के रैंक के ऑफिशियल्स हैं उसी पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। तो क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज आर्टिकल 14 को इन्फ्रिंज नहीं कर रही? इज देयर एनी रीजनेबल नेक्सस फॉर दिस क्लासिफिकेशन? Such officers as are appointed by the central government in corporations established by or under any central act, government companies, societies and local authorities, ये सारे officers पे आपने बार लगा दिया कि you cannot investigate unless the consent of central government is taken. How far is this justified? ठीक है।
तो इसी चीज के वजह से दिस सेक्शन 6A was declared unconstitutional because it was by the Supreme Court because it violated the fundamental right to equality, Article 14, and severely hampered the fight against corruption. ठीक है, तो दो मेन रीजंस थे. पहला वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 क्योंकि आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन कर दिया गया. आपने एक अलग क्लास डिराइव आउट कर दी कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के अबव के ऑफिशियल्स, ठीक है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. फिर कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट it created unreasonable or artificial classification amongst public servants accused of the same corruption offense. Offense उन्होंने सेम किया है, but just because he is a higher ranking official, मतलब उनकी जॉइंट सेक्रेटरी से अबव की रैंक है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लोगे, ऐसा क्यों, है ना. तो एक तरीके से शील्ड आपने लगा दी ऑफ प्रायर अप्रूवल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. While a lower ranking official he is accused of the same crime, but उसको ये सब नहीं फॉलो करना पड़ रहा उस केस में. So this violated the principle that all persons similarly situated must be treated equally before law. ठीक है. दूसरा रीजन क्या था, इससे हिंड्रेंस आ रही थी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ, क्योंकि इट वॉज डिस्ट्रक्टिव टू एंटी करप्शन लॉ. कोर्ट फाउंड दैट रिक्वायरिंग प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर द CBI could even start an inquiry against senior officials was destructive to the objective. जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का कि सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर ट्रीट किया जाए और इस करप्शन से हम लोगों को जल्दी जल्दी राहत मिले इस एक्ट के थ्रू, है ना, ताकि ये सब करप्शन केसेस वगैरह कम हो सके. बट आप तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल नहीं होने दे रहे हो बाय क्रिएटिंग दीज स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिटेशंस. तो इसीलिए इनको हटाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर रिस्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज. नाउ सच रिक्वायरमेंट गिव्स द अक्यूज्ड ऑफिशियल अ फोर वार्निंग. तो उसको एक तरीके से फोर वार्निंग दे दी जाती थी. एंड कॉम्प्रोमाइजेस द इंटेग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन की इंटेग्रिटी पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग जा रहा था, जिससे डिस्ट्रक्शन हो जा रहा था एविडेंस का, क्योंकि वो लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते जब तक उनको अप्रूवल नहीं मिलता. कॉज अ लॉट ऑफ डिले, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है. सो लॉ कैन नॉट शील्ड करप्शन रिगार्डलेस ऑफ द अक्यूज्ड रैंक. दिस वाज हेल्ड. और इसके की केस साइटेशंस क्या हैं ये भी प्लीज देख लो. जो ये डिक्लेयर किया था, ये किस जजमेंट ने किया था, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर के केस में, डायरेक्टर CBI एंड अनदर. ईयर था इस जजमेंट का 2014. एंड व्हाट वाज हेल्ड दैट Supreme Court unanimously struck down section number 6A, declaring it unconstitutional and void ab initio. Void ab initio declare कर दिया गया था इसको कि it is invalid from the very inception, from the date it was inserted in 2003. Then again एक reiterating judgment भी आया 2016 में, CBI वर्सेस V राजेश्वर राव. इसमें भी वही सेम चीज reiterate की गई. That ruling from the Subramaniam Swamy case जो आई थी, confirming कि yes, section 6A was non-existent from the very beginning. This ruling was very important for settling the legal status of corruption cases that were registered against senior officials between 2003 and 2014. ठीक है. तो ये स्ट्राइकिंग डाउन ने, सेक्शन 6A की स्ट्राइकिंग डाउन ने, इट मार्क्ड द मेजर विक्ट्री फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस. ठीक है. फिर इसके बाद लीगल जर्नी अब हम देखते हैं. जो मैंने आपको बताया ना कि अब इसकी जगह पे आप सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देखोगे, इसको उस कंट्रास्ट में पढ़ोगे. तो what is the relationship between these two sections? The relationship between section 6A of the DSPE Act and section 17A of the Prevention of Corruption Act is about how India's law has evolved to balance protecting honest public servants against ensuring zero tolerance for corruption. अब हमने कौन सा एक मेथड डिवाइस किया है, कैसे ये इन्वेस्टिगेशन होगा. ये तो फेल्ड शील्ड हो गई है. सेक्शन 6A वाली को तो हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, क्योंकि इस केस में बेसिकली आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन वगैरह किया जा रहा था. तो दैट इज व्हाई इट वाज आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन. ठीक है. तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया. बट सेक्शन 17A व्हाट इज इट? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्लेसमेंट. ठीक है. It was inserted in 2018. This is the current law requiring prior approval from the appropriate government या authority before investigating a public servant. अब क्या डिफरेंस आया? अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो चाहे, सबको एक ही यूनिफॉर्मली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है.
सबके केस में ही अप्रूवल लिया जा रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर appropriate government या authority. No special treatment is being given to any particular officer, be it higher rank official or whatsoever. ठीक है, तो improvement unlike section 6A, section 17 applies to all public servants regardless of rank and only restricts investigation into a recommendation made or decision taken as a part of their official duty. बस एक approval चाहिए. Crucially देखो, no approval is needed if the public servant is caught red-handed. ये भी हमने पढ़ा था एक प्रोवाइजो की तरह. ये जिसने भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं देखा है, प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये सारे एक्ट्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड. इनको प्लीज देख लोगे, एक सीरीज की तरह बन जाएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट दीज एक्ट्स. एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, फिर आपको बस क्रैमिंग पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेक्शन क्या था, ये सेक्शन क्या था. अदरवाइज इंटरनली यू विल नेवर गेट कंफ्यूज. अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो क्लास में भी, ठीक है, रिविजन्स देखो लगेंगे, बट बेसिक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एक्ट को लेकर के, यू विल नॉट लैक इन दैट. ठीक है, तो फाइनल रिलेशनशिप क्या है? सेक्शन 17A इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेसर टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 6A. Supreme Court struck down section 6A because its rank based protection was unequal and undermined the CBI. ठीक है, legislature responded with section 17A which provided function based protection to all the public servants to safeguard genuine official decision making while still allowing the immediate prosecution of those caught taking bribe. जो रेड हैंडेड पकड़े गए उनके केस में तो अप्रूवल इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7 पे. ये रिपील्ड सेक्शन है, रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950. सो दैट इज इट आई गेस. ठीक है, इतने ही सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर और हमने बहुत स्मूथली इस एक्ट को कवर कर लिया है. अब कुछ चीजें मैं आपको प्लीज बता दूं, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कि अब हम नेक्स्ट वीडियो तो कंपनीज एक्ट पे ही लेकर के आएंगे, एक दो वीडियो जितनी भी रहेंगी. फिर बीच में हम लोग आईटी एक्ट को भी डील करेंगे. एक या दो वीडियोस में आईटी एक्ट विल आल्सो गेट फिनिश, या फिर 3 पार्ट्स लग जाएंगे क्योंकि ज्यादा है शायद सेक्शंस, 90 समथिंग सेक्शंस हैं, तो 3 पार्ट्स भी बन सकते हैं उसके. तो प्लीज आप ना, अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाल दी हैं, मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ कि पीएमएलए के भी पार्ट 1 को तो सब देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 आप नहीं देख रहे हो, पार्ट 3 नहीं देख रहे हो. दिस इज नॉट डन, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू कैन नॉट जज बाय द प्रोविजंस कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है. लिटरली क्वेश्चन कैन बी आज फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर. ठीक है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आधे अधूरे एक्ट्स देख रहे हैं ना, देन देयर इज नो पॉइंट सीइंग द वीडियोस. अगर आप एक चीज को स्टार्ट करके उसको खत्म नहीं कर रहे हो ना, देन द जॉब इज नॉट डन. आपने आगे के प्रोविजंस देख लिए, आगे के आप सोच रहे हो कि ठीक है कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है. उनके अंदर भी बहुत सारी टेक्निकलिटी है, बहुत सारे की टर्म्स ऐसे हैं जो आप खुद से पढ़ोगे आपको ध्यान नहीं जाएगा आपका उन पे. और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में वही चीज पूछी होती है बट आप नहीं आंसर कर पाते हो ड्यू टू द फैक्ट कि आपका ध्यान ही नहीं गया उस तरफ. ठीक है, तो ये वीडियोस बनाने का बेसिकली पर्पस यही है, वरना पढ़ तो सभी सकते हैं बेयर एक्ट को, लेकिन जो ये मैं एम्फेसाइज करती हूँ किन्हीं वर्ड्स पे, दैट इज फॉर योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको, जो आपकी नजरों से कभी कभी रह जाता है देखना. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम्फेसाइज ऑन दोस पॉइंट्स. बाकी मैं बैकग्राउंड और भी चीजें आपको बताती हूँ जिससे जो टेक्निकल वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन है, जैसे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स हमें नहीं पता होते, है ना, तो कंपनीज एक्ट की वीडियोस को प्लीज देखो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं देखोगे बाद में बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगा. प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं पता शेयर्स की क्या होती है, पब्लिक ऑफर क्या होता है, राइट्स इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, बोनस इशू क्या होते हैं, जब तक नहीं पढ़ोगे और रट्टा नहीं लग सकता, क्योंकि आगे इंटरव्यू भी है, फिर वहां फंस जाओगे. ठीक है, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट की होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली. थोड़ा सा देख लिया हो गया, नहीं होगा, थोड़े से अच्छे से मेहनत करो, देन ओनली यू विल गेट द रिवॉर्ड दैट यू डिजर्व. ठीक है, और एक चीज और, प्लीज एक कमेंट, एक लाइक, आप देखो, आप लोग खुद देखो, इतने व्यूज तो आ रहे हैं इन हंड्रेड्स, बट आप लोग एक लाइक नहीं कर रहे.
मतलब इतने एफर्ट्स मैं भी पुट इन कर रही हूँ, आप एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो ना, मतलब क्या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा क्या उसमें? प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, वरना मैं देखती हूँ कि व्यूज तो बहुत हैं लेकिन शायद लोगों को पसंद नहीं आया जो इतने कम लाइक्स आ रहे हैं वीडियोस पे। व्यूज आ रहे हैं बट दैट डज नॉट मीन कि लाइक भी कर रहे हैं ना लोग। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लाइक कर रहे हो वीडियोस को? जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, एंड आई एक्नॉलेज कि हाँ किन किन लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, एंड इट गिव्स मी अ बूस्ट टू वर्क मोर हार्ड। ठीक है, तो प्लीज आप इतना सा एफर्ट कर दिया करो, लास्ट में जो जैसे ही आप वीडियो को खत्म करते हो या फिर स्टार्टिंग में ही, मतलब इन द मिड, अगर आपको टाइम मिलता है। वैसे तो मैं कहूंगी आप डिस्ट्रैक्ट मत होना सेशन के बीच में, या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में आप बस एक लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो नीचे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो कि ऐसा एक चैनल है, क्योंकि ये बहुत न्यू है मेरे लिए भी ये प्लेटफॉर्म। एंड अगर मुझे आपकी तरफ से भी वो एफर्ट और वो मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको सब करवाऊंगी, और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपके पास लेकर के आ पाऊंगी। ठीक है, आपको बहुत इफेक्टिवली और पढ़ा पाऊंगी। प्लीज गिव मी दैट चांस टू डू दैट, आई रियली वॉन्ट टू। ठीक है, बट आई नीड अ लिटिल पुश, अ लिटिल मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड, एंड दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। एंड प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल प्लीज ऑन कर लेना, क्योंकि अभी सच में बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। कंपनीज एक्ट मुझे कंप्लीट करना है फटाफट, ताकि फिर मैं बाकी के एक्ट्स को भी देख पाऊं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट। और अगर आप लोग मुझे वो बूस्ट ही नहीं दोगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिवेशन लैक हो जाएगा और मेरा भी मन नहीं करेगा। ऑल्दो आई विल मेक दोज वीडियोज, बट एक होता है कि आप एंथुजियाज्म के साथ वीडियोज बनाते हो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, एंड जो लोग कमेंट करते हैं, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दोज पीपल, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हो, दैट रियली बूस्ट मी। ठीक है, थैंक यू।